हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। हम इस चैनल पे एक नया इनिशिएटिव लेकर के आए हैं और जिसमें हम पास्ट ईयर पेपर्स जो सीसैट के हैं उसको कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो यूपीएससी का जो जीएस पेपर 2 होता है जिसे सीसैट कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसमें हम सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को ही टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और इस कड़ी में दो जो वीडियोज़ हैं आ चुके हैं और ये उस कड़ी में तीसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पैसेज। तो मैं ये इंग्लिश वाला इसको जूम कर देती हूँ, आप आराम से रीड कर लेना। ये है इसका सेकंड पार्ट। और ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और ये हमारा रहा हिंदी का पैसेज। और पैसेज स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे ताकि पैसेज जब पढ़ें तो वो कीवर्ड्स हमारे दिमाग में रहें, वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहे ताकि हम आंसर इजीली फाइंड कर पाएँ। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि विश्वव्यापीकरण के अंतर्गत सरकारी हस्तक्षेप को ऐसी प्रक्रियाओं के रूप में देखा जाता है जिसके कारण, देखो यहाँ पे कारण है तो ये हम दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस पैसेज के अनुसार विश्वव्यापीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का आधारभूत दर्शन क्या है। ठीक है, तो ये आधारभूत दर्शन पूछा है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस पैसेज के अनुसार विश्वव्यापीकरण के सुनिश्चित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक हैं। यहाँ पे एक जगह आवश्यकता पूछी है, एक जगह कारण पूछा है और एक जगह दर्शन पूछा है। तो चलिए अब पैसेज को रीड करते हैं। ये अक्सर भुला दिया जाता है कि विश्वव्यापीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन केवल अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों और लेन देन संबंधित नीतियों के बारे में ही नहीं है, बल्कि इसका जो सरोकार है समान रूप से राष्ट्र की घरेलू नीतियों से भी है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो WTO आदि द्वारा जो मुफ्त व्यापार जो फ्री ट्रेड है और निवेश प्रवाह संबंधित नियत दशाओं को पूरा करने हेतु किए गए जो आवश्यक नीतिगत परिवर्तन प्रत्यक्ष हैं। ठीक है, यहाँ पे आवश्यक घरेलू उत्पादों तथा निवेशकों को प्रभावित करते हैं, किंतु विश्वव्यापीकरण में अधश यानी आधारभूत, देखिए आधारभूत जो दर्शन है, ठीक है, यहाँ पे आ गया वर्ड, कीमतों उत्पादों तथा वितरण प्रतिरूप के निर्धारण के लिए बाजार की आबाद स्वतंत्रता पर बल देता है, आबाद स्वतंत्रता पर बल देता है तथा सरकारी हस्तक्षेपों को उन प्रक्रियाओं के रूप में देखता है जो विकृति उत्पन्न करती हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स लाती हैं तथा अदक्षता है, मतलब कि आपको कैपेबल नहीं है। अंतर सार्वजनिक उद्यमों, विनिवेशों तथा विक्रयों द्वारा निजीकरण हो और अभी तक जो क्षेत्र और कार्यकलाप सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं, आवश्यक है कि उन्हें प्राइवेट क्षेत्र के लिए खोल दिया जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया है कि प्राइवेट क्षेत्र के लिए खोल दिया जाए। इस स्तर का विस्तार शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं तक है। कामगारों की छटनी के माध्यम से श्रम बल का समायोजन करने पर लगे जो प्रतिबंध है उसको हटा दिए जाना चाहिए तथा तालाबंदी पर लगे प्रतिबंधों को हटा करके निर्गमन को अपेक्षाकृत आसान बनाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि फ्लो में चले मार्केट। रोजगार तथा वेतन बाजार शक्तियों की स्वतंत्रता गतिविधियों द्वारा शासित जो होना चाहिए, क्योंकि उनको नियंत्रित करने में कोई भी उपाय निवेश को हस्तो हतोत्साहित सॉरी हतोत्साहित कर सकते हैं तथा उत्पादन में अदक्षता की भी जो उत्पन्न होती हैं, मतलब जो कैपेबिलिटी ख़त्म होती है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कर सकते हैं। सर्वोपरि रूप से राज्य की भूमिका में कमी लाने के समग्र दर्शन के अनुरूप कि राज्य की भूमिका है उसमें कमी है, उसी दर्शन को मानते हुए ऐसे राजकोषीय सुधार किए जाने चाहिए जिससे कि आमतौर पर कराधार जो है उसके स्तर निम्न हो तथा वित्तीय विवेक के सिद्धांत के पालन हेतु शासकीय खर्च न्यूनतम हो। ठीक है, शासकीय जो खर्च है वो न्यूनतम हो। ये सब घरेलू स्तर पर किए जाने वाले नीतिगत कार्य हैं
तथा व्यापीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन कार्यसूची के सारभार विषय, यानी जो उसमें सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, विषय दिए गए जिनको टारगेट किया गया है, यथा माल और वित्त के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है। यानी कि केवल व्यापार से लेन देन से ही संबंधित नहीं है ग्लोबलाइजेशन, ये उससे बढ़ के है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है कि विश्वव्यापी सरकारी हस्तक्षेप को ऐसी प्रक्रियाओं के रूप में देखा जाना चाहिए जिसके कारण क्या है। तो ए है अर्थव्यवस्था में विकृतियाँ और अदक्षता आती है, ये तो सही है, पर देख लेते हैं हम दूसरा भी। संसाधनों का इष्टतम उपयोग होता है, नहीं। उद्योगों को अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रदता होती है, ऐसा भी नहीं है कि इस तरीके की बातें कही गई कि अधिक लाभप्रदता होती है। उद्योगों के संबंध में बाजार शक्तियों की गतिविधियां स्वतंत्र होती हैं, इस हिसाब से ये वाला सही लगता है और ये एग्जैक्ट लाइन भी दी गई है पैसेज में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका जो आधारभूत दर्शन है वो क्या है। तो पहला है कीमतों और उत्पादन के निर्धारण के लिए उत्पादकों को पूर्ण स्वतंत्रता। ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है कि पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी। वितरण प्रतिरूप विकसित करने हेतु उत्पादों को स्वतंत्रता, ऐसा भी नहीं, क्लोज सा लग रहा है, बट इस तरीके की एग्जैक्ट बात कही नहीं गई है। आगे पढ़ते हैं। कीमतों, उत्पादन और रोजगार के निर्धारण हेतु बाजार को पूर्ण स्वतंत्रता देना, ये दर्शन है विश्व जो ग्लोबलाइजेशन है उसका। ये ठीक ठीक सा लग रहा है, और लेकिन आगे पढ़ते हैं। आयात और निर्यात के लिए उत्पादकों को स्वतंत्रता देना, देखिए चारों लगभग ठीक है, बट जो मूल सिद्धांत है, जो मेन पर्पस है, वो ये है कि कीमत, उत्पादन और रोजगार के निर्धारण हेतु बाजार को पूर्ण स्वतंत्रता देना ग्लोबलाइजेशन का मूल दर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को सुनिश्चित करने में जो आवश्यकता है वो क्या क्या है, क्या क्या आवश्यक तत्व है। एक, सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण, हाँ ये बात कही गई है, ठीक है। सार्वजनिक व्यय की विस्तार नीति, नहीं ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। अच्छा, इसमें ऑप्शंस भी दे रखे गए हैं, तो दो अगर नहीं है तो ये और ये कैंसिल हो गया, एक सही है। आगे देखते हैं। वेतन और रोजगार निर्धारित करने की बाजार शक्तियों की स्वतंत्र गतिविधि, हाँ ये भी सही है। अगर ये सही हो जाता है तो फिर आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ओके, अगला है कि विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया में राज्य की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो विस्तृत होनी चाहिए, घटती हुई होनी चाहिए, सांविधिक होनी चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो घटती हुई होनी चाहिए, ये पैसेज में लिखा है। ये है हमारा नेक्स्ट पैसेज, और मैं इसको जूम कर देती हूँ, आप इसे पॉज करके पढ़ लोगे। और ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये है हमारा नेक्स्ट पैसेज, और हम देखने चलते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ओके, ये भी काफ़ी बड़ा है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो दिया गया पैसेज है उसमें मुक्त बाज़ार व्यवस्था के समर्थक किस में विश्वास करते हैं, यानी जो फ्री ट्रेड सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें कौन से लोग हैं जो समर्थन करते हैं, उसमें क्या विश्वास करते हैं। दूसरा है विचारधारागत पूर्वाग्रह के संदर्भ में इस पैसेज के अंदर निहितार्थ क्या है। तो इसका निहितार्थ क्या है, इसका क्या मतलब निकलता है, ये देखना है पैसेज में। तीसरा क्वेश्चन है कि निजी लालच का व्यवहार बृहत्तर लोकहित में होगा। तो अब इसका क्या मायने निकलता है ये देखना होगा, ठीक है। तो चलिए पैसेज शुरू करते हैं। अनेक राष्ट्र अब पूंजीवाद में विश्वास रखते हैं तथा सरकारें अपने लोगों के लिए संपत्ति सृजित करने के रणनीति के रूप में इसे चुनती है। ब्राज़ील, चीन और भारत में इनकी अर्थव्यवस्थाओं के उदारीकरण के पश्चात देखी गई भव्य आर्थिक समृद्धि इनकी विशाल संभाव्यता और सफलता का प्रमाण है। तथापि विश्वव्यापी बैंक संकट तथा आर्थिक मंदी कईयों के लिए विस्मयकारी रहा है, मतलब यादगार था। चर्चाओं का केंद्र बिंदु मुक्त बाजार संस्करणियों और बलों, उनकी क्षमताओं और स्वयं सुधार करने की उनकी योग्यताओं की ओर हुआ।
विश्वव्यापी बैंक प्रणाली की असफलता को दर्शाने हेतु न्याय, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के मुद्दों का वर्णन विरल ही किया जाता है। इस प्रणाली के समर्थक पूंजीवादी की सफलता का औचित्य ठहराते ही जाते हैं और उनका तर्क है पूंजीवादी इनका तर्क देते हैं कि वर्तमान संकट एक धक्का था। उनके तर्क, उनके विचारधारा पूर्वाग्रह, ये लाइन हमने देखी थी कि इसमें था क्वेश्चन में, पूर्व धारणा के साथ प्रकट करते हैं कि अनियंत्रित बाजार न्यायोचित तथा समर्थक होता है और निजी लालच का व्यवहार वृहद लोकहित में होगा। कुछ लोग पूंजीवाद और लालच के बीच द्विदिशीयक संबंध होने की पहचान करते हैं कि दोनों एक दूसरे को परिपुष्ट करते हैं। निश्चित रूप से इस व्यवस्था से लाभ पाने वाले धन्य, ढय और सशक्त खिलाड़ियों के बीच हितों के टकराव, उनके झुकाव और विचारधाराओं के अपेक्षाकृत अधिक ईमानदार संप्रत्यकीकरण की आवश्यकता है। साथ ही संपत्ति सर्जन को केंद्र बिंदु में रखने के साथ उसके परिणाम स्वरूप जनित सकल असमानता को भी दर्शाया जाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है कि इस परिच्छेद यानी कि पैसेज के अनुसार मुक्त बाजार व्यवस्था के समर्थक किस में विश्वास करते हैं? फर्स्ट, सरकारी प्राधिकरणों के नियंत्रण से रहित बाजार। दूसरा है सरकारी संरक्षण से मुक्त बाजार। तीसरा है बाजार की स्वयं के सुधार की क्षमता। और जो चौथा है डी, निःशुल्क वस्तुओं व सेवाओं के लिए बाजार। तो यहाँ मुक्त बाजार यानी पूंजीवाद के जो समर्थन वाली जो बाजार है उसके लिए ये है कि बाजार स्वयं के सुधारों की क्षमता होती है मुक्त बाजार में। दूसरा क्वेश्चन जो है कि विचारधारागत पूर्वाग्रह का निहितार्थ क्या है, तो हमने तो यहाँ पे डायरेक्टली देखा हुआ था, ये क्वेश्चन यहाँ पे था कि विचारधारा पूर्वाग्रह का तो अनियंत्रित बाजार जो है न्यायोचित और समर्थक होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे सीधी सीधी लिखी हुई है कि मुक्त बाजार न्यायोचित और सक्षम होता है यानी समर्थक होता है। ठीक, तो ये सी हो गया आंसर। नेक्स्ट जो 54 का क्वेश्चन है, निजी लालच का व्यवहार वृहद लोकहित में होगा। पहला ऑप्शन है कि पूंजीवाद की झूठी विचारधारा को निर्दिष्ट करता है। हाँ, तो ये झूठी विचारधारा को निर्दिष्ट करता है क्योंकि पैसेज में दिया गया है, आपने मतलब जब हमने रीड किया था कि इसका एक असंगत रूप भी, जो हमने यहाँ पे देखा था कि उपेक्षा करता है लास्ट में असमानता को। तो दूसरा है कि मुक्त बाजार के न्याय संगत दावों को स्वीकार करता है। अरे ये तो सरासर गलत है, नहीं स्वीकार करता न्याय संगत। पूंजीवाद के अब दो, तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। पूंजीवाद के सद्भावनापूर्ण चेहरे को दिखाता है। सद्भावनापूर्ण चेहरे को दिखाता है, ये भी गलत। तो ये तो 3 तो और गलत हो ही गया। अरे इस हिसाब से सी हो गया। इसको चेक कर लेते हैं कि आखिर सी पे ऐसे लगा कैसे दिया मैंने या मिस्टेक से लगी। तो 4 नंबर का जो है परिणामी सकल असमानता की उपेक्षा करता है। तो हाँ, ये सही है कि परिणामी सकल असमानता की उपेक्षा करता है। ये लास्ट लाइन ही है, सकल असमानता को दर्शाता है। तो इस हिसाब से 1 और 4 सही, ये सही लगा हुआ है। ये है इंग्लिश का सेकंड पैसेज और ये मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और ये इसका सेकंड पार्ट है। और ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन 55, 56, 57 और 58। तो ये है हमारा सेकंड पैसेज और चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। ये काफ़ी बड़ा पैसेज है। तो पहला क्वेश्चन है कि ये कहने का या कि क्या कारण है कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के पुनर्वलोकन का समय आ गया है। तो ये है कि पुनरावलोकन का समय आ गया है, इससे रिलेटेड। दूसरा है क्वेश्चन कि इस पैसेज के अनुसार ग्रामीण सड़कों को सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे में ही होना चाहिए।
ठीक है, पर ये क्यों, ये सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार का संविभाग संगठन किसे निर्दिष्ट करता है, ठीक है, तो किसके लिए मतलब डेवोकेटेड है, तो वो देखेंगे। लेखक सरकार को खेल मंच या एम्पायर की तरह और प्राइवेट क्षेत्र को खिलाड़ियों की तरह होना पसंद करता है, क्योंकि तो ये यहाँ पे है कि सरकार को एम्पायर की तरह और प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं उनको प्लेयर्स की तरह देखता है, क्योंकि तो ये क्यों है, चलिए पैसेज पढ़ते हैं इसके लिए। पैसेज काफ़ी लंबा था तो मैंने रीड कर लिया है और इसमें जो मेन पॉइंट्स थी वो मैंने हाईलाइट कर लिए हैं। खैर इसका जो क्रक्स था कि इसमें प्राइवेट और जो सरकारी सेक्टर्स हैं उनके बारे में बात की गई है और यहाँ पे बताया गया है कि सरकारी सेक्टर्स जो होते हैं उनका जो प्रॉफिट है वो प्राइवेट सेक्टर की तुलना में कम हो रही है। तो इस वजह से और भी चीज़ें दिखाई गई कि सरकारी सेक्टर्स को एक एम्पायर के रूप में, नियामक के रूप में होना चाहिए और प्रतियोगिता के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर जो हैं उनको उनके लिए एक अच्छा तंत्र तैयार करना चाहिए। और बहुत सारी ऐसे जैसे ग्रामीण सड़कें, स्वास्थ्य क्षेत्र, कस्बे, नगरों और इन सब की जो मूलभूत समस्या हैं उनके लिए सरकारी सेक्टर से ही पूंजी आनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उनके साथ ही मैं आपको बताती रहूँगी। पहला क्वेश्चन है कि इस पैसेज के अंदर जो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के पुनरावलोकन का समय आ गया है, इसका क्या मतलब है, ठीक है, क्या कारण है। ठीक, तो इसके कारण है, फर्स्ट है औद्योगिकरण प्रक्रिया में अब सार्वजनिक क्षेत्र ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है। तो ऐसा कहीं पे भी पैसेज में नहीं लिखा हुआ है कि उन्होंने खो दी है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर से सरकारी सेक्टर्स की जो प्रॉफिट है वो कम हुई है, उन्होंने पूरी तरीके से नहीं खोई है, ठीक। और क्योंकि ये जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे इनकी प्रासंगिकता है तो इन्होंने पूरी तरीके से नहीं खोई है, बात ये है। तो एक तो गलत हो गया, तो ऑप्शन ए और डी कैंसिल। दो तो सही होंगे क्योंकि ये दोनों में है, तो 3 और 4 को देखते हैं। तो प्राइवेट क्षेत्र में उद्यम वृत्ति बढ़ रही है, हाँ, प्राइवेट सेक्टर्स की जो भूमिका है वो बढ़ रही है, तो ये 3 सही हो गया, तो ये सी है अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण सड़कों को सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे में ही होना चाहिए, क्योंकि, ठीक है। ए, ग्रामीण विकास कार्य केवल सरकार का अधिकार क्षेत्र है, ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है, नहीं लिखा है मतलब सिर्फ हम पैसेज के हिसाब से चल रहे हैं। इसमें निजी क्षेत्र को धन लाभ नहीं हो सकता, तो हाँ ये तो सच है, लेकिन हम आगे देखते हैं। सी, सरकार का करदाताओं से धन लेती है अतः यह सरकार का ही दायित्व है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ठीक है, कि सरकार का ही दायित्व है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की कोई सामाजिक जिम्मेदारी होना आवश्यक नहीं है, ये भी नहीं है। तो बी मिला जुला करके ज़्यादा सटीक आंसर लग रहा है कि इसमें निजी क्षेत्र को धन लाभ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है सरकार का संविभाग संगठन किसे निर्दिष्ट करता है। ए, सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्ति गुणवत्ता को, नहीं। तरल परिसंपत्तियों में निवेश, नहीं, ऐसा कुछ भी पैसेज में नहीं लिखा। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सरकारी निवेश का मिश्रण, हाँ ये ठीक सा लग रहा है क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर्स उसमें और उनकी भूमिका, और सरकारी सेक्टर जो ग्रामीण क्षेत्र या स्वास्थ्य क्षेत्र ऐसी अलग अलग जगहों पे वे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो सिर्फ सरकार का ही काम, मतलब सरकार का ही काम नहीं है, प्राइवेट सेक्टर उसमें इसलिए नहीं कूद सकते क्योंकि उनको लाभ नहीं होगा, ठीक है। टी है, निवेश पर प्रतिफल देने वाली पूंजी परिसंपत्तियों का क्रय, तो ऐसा भी कुछ नहीं लिखा, तो ये सटीक है इस ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि खेल मंच यानी एम्पायर की तरह सरकार को और प्राइवेट सेक्टर को खिलाड़ियों की तरह होना पसंद करता है, क्यों। क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है कि सरकार प्राइवेट क्षेत्र के निष्पक्ष कार्य के लिए मानदंड का विहीन करती है। बी जो है, नीति की रचना के लिए सरकार की अंतिम सत्ता है। और सी, सरकार के प्राइवेट क्षेत्र में मतलब क्षेत्र में कार्य करने वालों पर कोई नियंत्रण नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। और डी ऑप्शन जो है इनमें से उपरोक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो खैर मानदंड के लिए ही जो है ना सरकार प्राइवेट सेक्टर्स को नियमावद्ध कर सकती है निष्पक्ष कार्य करने के लिए, तो ये ए सही है यहाँ पे। और इसी के साथ आपको 2014 के सारे जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट में हम 2015 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।